अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 202। शीबा की अंदाज़ी गुफ्तगू से साफ पता चल रहा था कि वो इस महल की मालिका है और यहाँ के तमाम मुसल्लह अफराद उसके इशारों पर चलती हैं। मुझे इस बात की हैरानी नहीं थी कि मेरे नाप के मलबूसात और जूते वहाँ मौजूद थे। दुनिया की बड़ी ख़तरनाक तंजीमें, तमाम बड़े ममालिक में जहाँ जहाँ मेरा रिकॉर्ड है वहाँ मेरे जूतों का साइज़ भी लिखा हुआ है। दरअसल हैरान कर देने वाली बात यह थी कि शीबा को अपने अगवा होने का कोई गम नहीं था। उसने यहाँ पहुँचते ही शाहाना अंदाज की ज़िंदगी शुरू कर दी थी। मैंने गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील किया, फिर इस ख्वाबगाह से बाहर निकला। एक कुशादा राहदारी में बहुत से मुसल्लह अफराद नजर आए। मुझे देखते ही 1 दर्जन कनीज़ों ने सलाम किया, फिर वो मेरे दोनों तरफ आकर खड़ी हो गई। मेरे आगे एक खूबसूरत कनीज़ थी। उसने कहा, मेरे आका तशरीफ़ लाइए। वो आगे बढ़ी। मैं तमाम कनीज़ों के दरमियान चलने लगा। वो पता नहीं कितना वसी और इज़ महल था। शाहाना तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना था। यूं लगता था मैं चलता रहूंगा और इसका आखिरी सिरा नहीं आएगा। बहरहाल वो बड़ा सा दरवाज़ा आ गया जिसके पीछे शीबा की ख्वाबगाह थी। वहां खड़ी हुई कनीज़ों ने मुझे देखते ही झुककर सलाम किया और फिर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही जैसे 1000 दास्तान के औराक खुलने लगे। वो ख्वाबगाह क्या थी, दूर तक अलिफ लैलवी नज़ारा था। एक कनीज़ सुर सागर के तारों को छेड़ रही थी। मौसीकी मध्यम मध्यम सुरों में बिखर रही थी। खुले हुए दरवाजे पर कितनी ही रक्कासाएं रक्स कर रही थी और रक्स के अंदाज में मुझे खुशामदीद कहते हुए अंदर आने का इशारा कर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। ख्वाबगाह के वस्त में एक बड़ा सा दायरा नुमा प्लेटफॉर्म था। वो प्लेटफॉर्म बहुत ही धीरे धीरे दायरे की सूरत में घूम रहा था। उस पर एक शाहाना तर्ज का पलंग था। पलंग के अतराफ हल्के आसमानी रंग का बारीक रेशमी पर्दा था। उस पर्दे के पीछे एक दुल्हन सर झुकाए बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं रकासाओं के दरमियान चलता हुआ इस स्टेज पर आया। इस बारीक रेशमी पर्दे के पीछे शीबा सर झुकाए बैठी हुई थी। दुल्हन की तरह सजी बनी हुई थी। इस कदर हसीन लग रही थी कि उस पर से नजरें हटाने को जी नहीं चाहता था। इससे पहले भी वो बनती संवरती रही थी, लेकिन लड़कियां ख्वाह कितना ही श्रृंगार कर लें, दुल्हन के रूप में कुछ और ही बात होती है। शायद ये बात होती है कि दुल्हन बनकर वह सिर्फ हमारी मलकियत बन जाती है। या हैरत, ये क्या हो रहा था। हम दोनों अगवा किए गए थे, लेकिन वो इतने शौक से दुल्हन बनी बैठी थी जैसे इसी मकसद के लिए अगवा होना पसंद किया हो। तमाम रकासां इसी अंदाज में रक्स करते हुए ख्वाबगाह से बाहर जाने लगी। सुर संगीत के तारों को छेड़ने वाली भी उठ गई। जरा सी देर में ख्वाबगाह खाली हो गई। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं रेशमी पर्दे को हटाकर उसके करीब बिस्तर पर बैठ गया। फिर बोला, ये क्या माजरा है? क्या हम अपने घर में हैं? उसने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए सर को और झुका लिया। फिर मेरे दिमाग में आकर बोली, हया से मेरी जुबान नहीं खुलेगी। मैं सोच के जरिए सिर्फ इतनी गुजारिश करती हूँ कि कोई ऐसा वैसा सवाल न करो। यहाँ मैं हूँ, तुम हो, मेरी बात हो, तुम्हारी बात हो और किसी का जिक्र ना हो। मैं बहुत उलझन में गिरफ्तार हूँ। तुम्हारे मुतल्लिक क्या राय कायम करूँ? लोग अपनी बीवियों के बारे में क्या राय कायम करती हैं? बीवी? मेरी आंखें हैरत से फटी फटी रह गई। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मतलब भी समझ में आ जाएगा। पहले ये बताओ, निकाह इस्लामी तरीके पर होना ज़रूरी है या हम यहूदियों का तरीका ही काबिल कबूल होगा तुम्हारे लिए? शीबा ने शर्माते हुए पूछा। ये क्या चक्कर चला रही हो तुम? मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? किस्सा क्या है और ये निकाह दुल्हन वगैरह का क्या ढोंग है? मैं गुस्से से चीख पड़ा। अरे तुम इसे ढोंग कह रहे हो? मेरी जिंदगी और मौत का मसला तुम्हें ढोंग नजर आ रहा है? वह शर्म और हया छोड़कर मुझे गुस्से से घूरते हुए बोली। और फिर क्या है ये सब कुछ? मैंने कहा। ये तुम पर अचानक कैसा दौरा पड़ा है? इस कैद खाने में कोई होशमंद ऐसी बातें कर सकता है भला? कैद खाना है ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो ये वो बंधन है जिसकी मैं हमेशा से मुतमन्नी थी। वो बोली। तुम तो ख्वामखाई गुस्सा दिखा रहे हो। हालांकि बात सिर्फ इतनी सी है कि जिन लोगों ने मुझे और तुम्हें यहाँ लाकर यकजा किया वो चाहती हैं हम यहाँ शादी करके बाकायदा शौहर और बीवी की हैसियत से रहें। ये कोई 2-4 रोज़ का साथ तो नहीं कि किसी न किसी वक्त गुजार के अपनी अपनी राह ले। हमारे मेज़बानों ने यहाँ जो आसाइशें मुहैया की हैं हमारे लिए, यह आर्जी नहीं है। ये इंतज़ाम हमारे मुस्तकिल तौर पर यहीं रहने के लिए किया गया है। वो चाहती हैं अब हम माजी की तमाम तलखोशीर यादें फरामोश करके अपना घर बसा लें और दुनिया के तमाम बखेड़ों से दूर यहाँ पुरसुकून और पूरा आसाइश ज़िंदगी गुजारें। हंगामे हमने बहुत कर लिए, अब कुछ अपनी आइंदा नस्लों की भी फिक्र करना चाहिए हमें। इस बार एक बिल्कुल ही नई सूरत हाल से दो चार हुआ था। इससे पहले भी दुश्मन मुझ पर हावी हो चुके थे, मगर उन्होंने मुझे बेदस्तोबा बनाने की ऐसी कोई तदबीर नहीं की थी। दुश्मनी का ये अंदाज बड़ा ही अनोखा और दिल खुशकुन था। शीबा को अपनी दुल्हन बनाने का तस्वुर मेरे लिए नया नहीं था। मैं बरसों से यह ख्वाब देखता आ रहा था। अब इस तरह मुझे इसकी ताबीर मिल रही थी तो मुझे क्या इनकार हो सकता था। रहा जिंदगी भर यहाँ रहने का मसला तो ये बात की बात थी। ये तो वक्त ही बता सकता था कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। चुनाचे मैंने अपने नए मेज़बानों की ख्वाहिश का एहतराम करने का फैसला कर लिया।
मैंने कहा, ये तो बड़े मेहरबान लोग मालूम होती हैं, मेरी दिली मुराद पूरी करना चाहती हैं, फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। तो फिर बता दो, निकाह किस तरीके पर करना पसंद करोगे? शीबा ने खुश होकर कहा। खालिस इस्लामी तरीके पर, किसी मुसलमान और मुस्तनिद काजी के हाथों से ये बंधन बंधना चाहिए, मैंने जवाब दिया। पता नहीं उसने मुझे और मैंने उसे कितने बरसों के बाद पाया था। अभी हिसाब करने का मौका नहीं था। हम एक तवील अरसे से एक दूसरे के मतलूब थे। अगर तलब अचानक पूरी हो जाए तो ख्वाब जैसा लगता है। शीबा ने इन लम्हात के लिए क्या नहीं किया। अगर एक लड़की अपने घर में अपने रिश्तेदारों के दरमियान मजबूर है, बेबसी की जिंदगी गुजार रही है, तो उस घर से भाग जाना चाहती है, लेकिन भागने के लिए बाहर किसी का सहारा तलाश करती है। कोई उसका हाथ थामने वाला मिल जाता है तो वो अपने घर से निकल जाती है। यही हाल शीबा का था। उसने अपनी मेहनत से टेलीपैथी का इल्म हासिल किया, लेकिन असफंदियार उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। उसने उसकी टेलीपैथी का जिक्र अपने आला हुक्काम से भी नहीं किया। वह चाहता था कि शीबा अपनी माँ के पास भी ना जाए, उसका दुनिया में कोई ना हो, ताकि वो सिर्फ असफंदियार को अपना सब कुछ समझ ले। इसके लिए उसने उसकी माँ को कत्ल कर देने का मंसूबा बनाया। किस्सा बहुत तवील है। शीबा की दास्तान खुद आप उसकी जुबानी सुन चुकी हैं। उसका कोई घर नहीं था, वह असफंदियार के साथ ही रहती थी। रफ्ता रफ्ता उस पर यह इंकशाफ होने लगा कि असफंदियार कैसी चालने चल रहा है। तब वो अपने लिए राह फरार तलाश करने लगी। ऐसे वक्त मैं उसके सामने आया। मोहब्बत और दोस्ती से उसका दिल जीतने लगा। हालात ने ऐसी करवट ली कि शीबा बाबा साहब के दायरे में पहुंच गई। वहां भी उसे अपनों का प्यार मिलता रहा। जनाब शेख साहब ने उसे अपनी खास तवज्जो से जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद बनाया। वहां रहकर वो टेलीपैथी के इल्म के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका सीखती रही। तरह तरह के हुनर भी सीखने की कोशिश करती रही। मैं इन सारे मरहलों में उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, और वो सब कुछ मेरे लिए कर रही थी। अपने इल्म हुनर के जरिए मेरे शाया निशान बनना चाहती थी। इसके लिए वो एक बार फिर हमसे जुदा हो गई। पारस उसके हाथ आया तो उसने मेरा दिल जीतने के लिए उसे भरपूर ममता दी। वो आज भी उसे अपनी औलाद की तरह दिलो जान से चाहती थी। शीबा ने जब से अपने मुल्क की ज़मीन छोड़ी थी, अपने लोगों से मुंह मोड़ा था, तब से वो जो कुछ भी करती आई थी सिर्फ मेरा दिल जीतने के लिए। और आखिर आज उसने मुझे सर से पांव तक जीत लिया। और यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता था कि असल जीत किसकी हुई थी। ख्वाबगाह में खामोशी छा गई। उसकी स्याह जुल्फें तकिए पर बिखरी हुई थी। इन बिखरी हुई काली बदलियों में उसका चांद सा चेहरा जर्द पड़ गया था। मैंने उसे मुखातिब किया, शीबा। उसने शर्मा कर एक हाथ से मुंह छुपा लिया। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारा बन चुका हूं कि हम दोनों इसी मकसद के लिए अगवा किए गए हैं। नहीं, अगवा से हमारे इस मकसद का कोई ताल्लुक नहीं। तुम मेरी बात पूछते हो, खुद अपनी बात कहो। क्या तुम ये पसंद करोगे कि कोई दुश्मन तुम्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचा दे? हरगिज नहीं। लेकिन ये सब क्या है? ये मेरी आरजुएं हैं, मेरी वो ख्वाहिशात हैं जो बरसों से लचकी जा रही हैं। जब मैंने तुम्हारे बेटे को पहली बार अपने सीने से लगाया तो मेरा दिल ममता से धड़कने लगा। पहली बार मेरे अंदर यह ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार करने लगी कि तुम्हारे एक ऐसे ही बेटे की माँ बनूंगी। मैं देखती आई हूँ, तुम दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हो, लेकिन पलट कर सीधे रसवंती के पास जाते हो, और इसलिए जाते हो कि वो तुम्हारे बेटे की माँ है। बेशक मैं कहीं भी जाता हूँ पलट कर उसी के पास आता हूँ, लेकिन इसकी सिर्फ यही एक वजह नहीं है। रसवंती एक मोहब्बत करने वाली शरीके हयात है। वो कई बार दुश्मनों के हाथ लगी, उनके बहकाने में आई, मुझसे आर्जी तौर पर दुश्मनी की। फिर उसे अकल आ गई। उसने 12 बुरे वक्तों में मेरा साथ दिया। सोनिया, आला बीबी, तुम और पौम बीबी दिन रात मेरे काम आने के लिए तैयार रहती हो। हर आजमाइशी मरहले में साथ देती हो। मैं तुम सबको बेहद चाहता हूँ, और इस चाहत में कोई तफरीक नहीं। मोहब्बत न नाप कर की जाती है, न तोल कर। मेरा दिल सिर्फ रसवंती के लिए नहीं, तुम सब के लिए धड़कता है। यह झूठ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम 2 बार पेरिस आए और दोनों बार रसवंती के कॉटेज में रहे। तुम्हारे आसपास सोनिया, आला बीबी और पौमी वगैरह मौजूद थी। मैं भी यह तमाशा देखती थी। तुम हमारे पास कभी कभी आते थे, 2-4 बातें करते थे, फिर चले जाते थे। मुझे एहसास होने लगा कि हम सब तुम्हारी बीवी की बॉडीगार्ड्स हैं, तुम्हारे दोनों बच्चों की आया हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सच्ची बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन तुम इन सच्चाइयों से इनकार नहीं कर सकोगे। जो कुछ कह रही हो उसका माकूल जवाब नहीं दे सकोगे। इसका मतलब यह है कि तुमने रसवंती के खिलाफ महाज बना लिया है। मैं रसवंती की दुश्मन नहीं हूँ, उसके खिलाफ महाज नहीं बना रही हूँ, बल्कि उसकी तरह खुश नसीब बनना चाहती हूँ। खुश नसीबी और बदनसीबी कुदरत के खेल हैं। मैं तुम्हें एक बात साफ तौर पर बता दूं कि दुनिया की कोई औरत मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकेगी। मैंने तुम्हारे दिमाग में रहकर रसवंती से होने वाली गुफ्तगू सुन ली है। तुम किसी मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। हो सकता है वो मेडिकल रिपोर्ट दुरुस्त हो, लेकिन दुनिया का कोई भी तिब्बी कानून कुदरत के कानून से अफजल और बरतर नहीं हो सकता। इंसान कोशिश करता है और कोशिश के 2 ही नताइज होती हैं, कामयाबी या नाकामी। अगर कामयाबी हुई तो मेरी गोद में अपना बच्चा देखकर तुम्हें खुशी होगी, ज़रूर खुशी होगी, लेकिन काश तुम मुसलमान हो जाती। ये कोई ज़रूरी नहीं। दुनिया में ऐसी हज़ारों मिसालें हैं कि 2 मुख्तलिफ मज़हब के मर्द और औरत अपने अपने मजहबी कवानीन के मुताबिक शादी करती हैं।
और मियाँ बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारते हुए अपने अपने मज़हब से भी वाबस्ता रहती हैं। हम लोग सिर्फ मुसलमान औरत से शादी करती हैं। अगर वो औरत मुसलमान ना हो तो उसे अपने दीन की तरफ माइल करने की कोशिश करती हैं। तुम ये बातें ना करो। मैंने ऐसे हज़ारों मुसलमान देखे हैं जिनकी बीवियाँ हिंदू हैं, ईसाई और यहूदी हैं। दोनों अपने अपने मज़हब के पाबंद हैं और मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी गुजारते हुए दर्जनों बच्चों के वालिदैन भी बन चुकी हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया क्या कहती है, दीन क्या कहते हैं। मैं सिर्फ मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी परस्तिश करती हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुमसे बहस करना फजूल है, जबकि ये पूरा यकीन है तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। जब यकीन है तो बहस न करो, ये मुझ पर छोड़ दो। और मेरी सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, औरत बहुत नाजुक होती है मगर अपने इरादों में चट्टान होती है। नामुमकिन को मुमकिन बनाकर रख देती है। चलो, मैंने तस्लीम कर लिया कि तुम चट्टान हो और एक दिन नामुमकिन को मुमकिन बना दोगी। अब मेरे सवाल का जवाब दो, हम कहाँ हैं, ये कौन सा मुल्क है? मैं अपने मैके में हूँ और तुम अपने ससुराल में। मैंने चौंक कर पूछा, कि हम तेल अबैब में हैं? वह मुस्कुराने लगी। मैं फौरन ही बिस्तर से उठकर उससे दूर खड़ा हो गया। फिर पूछा, क्या तुम इनके हाथों में खेल रही हो जिन्होंने तुम्हें अगवा किया, 6 माह तक जजीरे में कैद रखा? उसकी मुस्कुराहट बुझ गई। वो उठकर बैठते हुए बोली, गलती अपनों से होती है, उन पर गुस्सा आता है, हम उन्हें सजा भी देते हैं मगर हमेशा के लिए छोड़ नहीं देते। इसका मतलब है तुमने यहाँ के आला हुक्काम से समझौता कर लिया है। मैं आसानी से झुकने वाली औरत नहीं हूँ। तुमसे मशवरा किए बगैर कभी कोई समझौता न करती मगर मजबूरी आड़े आ गई, मुझे ऐसा करना ही पड़ा। आखिर वो कैसी मजबूरी थी कि तुमने मुझसे मशवरा तक नहीं लिया? तुम्हारी जिंदगी बचाने का सवाल था। तुम क्या समझते हो अब तक जिंदा रहते? जरा सोचो, दुनिया की तमाम खतरनाक तंजीमें, तमाम बड़े ममालिक, तमाम सुपर ताकतें तुम्हें पहली फुर्सत में गोली मार देना चाहती हैं, लेकिन तुम्हारे कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर लेना नहीं चाहती। यह हौसला मेरी कौम के लोगों ने किया था। उन्होंने मुझे अगवा करने के बाद पूछा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी चाहती हूँ या मौत? वो अच्छी तरह जानते थे तुम अनकरा में हो। जिस होटल में कॉफ़ी पीकर बेहोश हुए वहाँ इतनी जहमत उठाई ना जाती। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से चुपचाप तुम्हें गोली मारकर ख़त्म कर दिया जाता। किसी को पता ना चलता कि किसने गोली मारी है। वो बोल रही थी, मैं सुन रहा था और उसे टटोलती हुई नज़रों से देख रहा था। वह दुरुस्त कह रही थी। दुश्मनों को यकीन हो चुका था कि मैं असली फरहाद अली तैमूर हूँ। पूरी तरह तस्दीक करने के बाद वो गोली मारने में ज़रा भी देर न करते। मैंने पूछा, तुमने किस किस्म का समझौता किया है? उनकी पहली शर्त यह है कि मैं हमेशा उनके पास रहूं। मैं यहाँ पैदा हुई, यही टेलीपैथी का इल्म हासिल किया। मुझ पर उनका हक है, मैंने यह हक कभी तस्लीम नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? उन्होंने साफ कह दिया था, अगर मैं उनकी शराइत तो तस्लीम नहीं करूँगी तो यहाँ तुम्हारी लाश आएगी। मैंने पूछा, उनकी दूसरी शर्त क्या है? वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ दोस्त बनकर ना रहूं। एक मुसलमान के साथ इस हैसियत में रहने से हमारी पूरी कौम की तौहीन होती है। मैं समझती हूँ, वह बिल्कुल दुरुस्त कहती हैं। बहसियत औरत में खुद अपनी तौहीन महसूस करती हूँ। मैंने कहा, फिर तो उन्होंने ये शर्त भी रखी होगी कि तुम्हारा शौहर बनने के लिए मुझे अपना दीन छोड़ना होगा। वह जानती हैं तुम जिद्दी हो, जान से जाओगे मगर ईमान से नहीं जाओगे। तुम मुसलमान रहोगे, मैं यहूदी रहूंगी और हम अपने मजहब के मुताबिक मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। तुम ये बात कितनी आसानी से कर रही हो। क्या फरहाद अली तैमूर सारी उम्र तुम्हारे साथ तेल अबैब में रहेगा? मुझे समझने की कोशिश करो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, उनकी शराइत बयान कर रही हूँ। उन्होंने मुझे यह सब कुछ तस्लीम करने पर मजबूर किया। मैं किस दिल से ये कह देती कि वो तुम्हें गोली मार दे? मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझता हूँ और तुम्हारी मजबूरियों को तस्लीम करता हूँ, लेकिन सोचो ये कितनी ज़बरदस्त चाल है। वह मुझे कभी जंजीरें ना पहना सके, अब तुम्हारी दीवानावार मोहब्बत से फ़ायदा उठाकर शादी की जंजीरों में जकड़कर तमाम उम्र कैदी बनाकर रखना चाहती हैं। क्या तुम भी यही चाहती हो? दुनिया की हर औरत यही चाहती है कि वह तमाम उम्र अपने मर्द को अपना कैदी बनाकर रखे, लेकिन यह नहीं चाहती कि उसके प्यार का कैदी दूसरों के सामने मजबूर हो। उनकी तीसरी शर्त क्या है? वो कहते हैं, सोनिया, आला बीबी, पोमी और वाटसुरो की इसराइल की सरजमीन पर कदम ना रखें। फिल वक्त सारी दुनिया में टेलीपैथी जानने वाले सिर्फ हमारे ही साथी हैं, लिहाजा हमारी कौम के किसी फर्द को या हमारे मुल्क की किसी चीज़ को भी टेलीपैथी के जरिए नुकसान न पहुंचे। कोई गैर मुल्की जासूस या कोई तीसमार खान तुम्हें रिहाई दिलाने की कोशिश ना करे। अगर कोई शख्स ऐसी कोशिश करेगा तो तुम पर अरसा हयात तंग कर दिया जाएगा। तुम्हें ऐसी अजियतें पहुंचाई जाएंगी कि तुम खुद अपनी जुबान से मौत की भीख मांगोगे, और अगर बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हुआ तो तुम्हें अजियतें पहुंचाने की जहमत भी नहीं उठाई जाएगी, पलक झपकते ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अब तुम ही बताओ, मैं ऐसा समझौता ना करती तो क्या करती? एक सवालिया कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये बात मुझ पर सादिक आ रही थी। मैं हमेशा इसराइलियों की जीत को हार में बदल देता था। जब भी वो हमारे किसी आदमी का अगवा करते या किसी और तरह बेबस करने की कोशिश करते तो हम तुरंत चाल चलते थे। टेलीपैथी के जरिए नुकसान पहुंचाने की धमकी देते तो वो दोस्ती पर आमादा हो जाते। इस बार हमारे पास कोई तुरप का पत्ता नहीं था। मैं उनकी चाल में आ गया था। उन्होंने पहले अच्छी तरह सोच समझ कर ये यकीन कर लिया कि मैं असली फरहाद अली तैमूर हूँ, तब मुझे कैदी बनाया।
जनाब शेख साहब अपने इदारे के बासलाहियत अफराद को मेरे लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मेरी कोई साथी औरत मेरी रिहाई के लिए कोशिश करने की हमाकत नहीं करना चाहेगी। इसराइली हुक्काम ने यह फैसला कर लिया था, चाहे पूरा मुल्क तबाह हो जाए, सारी कौम नीस्त व नाबूद हो जाए, वो फरहाद को भी नाबूद कर देंगे। हालांकि ये बचकाना सी बात है। बरसरे इक़्तिदार रहने वाले हुक्काम अपने मुल्क और अपनी पूरी कौम को तबाह करने का हक नहीं रखते और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन वो मुझे अजियतें पहुंचाते तो मेरी तमाम साथी औरतें अजियतों में मुब्तला हो जाती, जहनी करब से दो चार होती रहती। इन हालात में मेरी रिहाई के लिए फौरी इक़दामात किए जा सकते थे। अब मेरे लोगों को मुनासिब मौके का इंतजार करना था। मैं शीबा की बातें सुन रहा था और उसी दायरा नुमा प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलते हुए अपने मौजूदा हालात पर गौर कर रहा था। मेरी दिमागी तवानाई बहाल हो चुकी थी। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। इन हालात में सबसे पहले सोनिया से बात करना चाहता था। मैं ज़रा कामयाब हुआ, उसके दिमाग में पहुंचा, लेकिन फिर थक सा गया। मैंने कहा, सोनिया भी मैं ख्याल ख्वानी की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी आऊँगा। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मेरे सर में दर्द होने लगा। मैंने सोचा आज तमाम रात अच्छी तरह आराम करना चाहिए, इंशाल्लाह सुबह ख्याल ख्वानी के काबिल हो जाऊंगा। ऐसा सोचते वक्त मैंने चौंक कर शीबा की तरफ देखा, फिर कहा, तुमने बड़ी अहम बातें की हैं, लेकिन ये बातें मेरे दिमाग में आकर भी कर सकती थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो हजरात दूसरी तरफ हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनका तकाजा है कि हम रूबरू बोलते रहें। मैं थकन महसूस करते हुए पलंग के सिरे पर बैठ गया। वो मेरे पास आकर बोली, आराम से लेट जाओ। तुमने डॉक्टर को वापस करके अच्छा नहीं किया। तुम्हें इलाज कराना चाहिए, दवाएं इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर और दवाओं की ज़रूरत बीमारों को होती है। मैं खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बीमार ना सही, परेशान तो हो। आराम से आंखें बंद करके लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, तुम्हें नींद आ जाएगी। मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। इसके सिवा कर भी क्या सकता था, हर तरफ से मजबूर था। दिमाग कंप्यूटर नहीं था कि फ़ौरन ही यहाँ से निजात हासिल करने की कोई तदबीर समझ में आ जाती और मैं उस पर अमल शुरू कर देता। ये इतना आसान नहीं था। इस बार मैं बुरी तरह फंस गया था। यहाँ से निकलने के लिए ना जाने कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने या खुदा न खास्ता कितने साल लगने वाले थे। इसी मुल्क में, इसी शहर तेलबैब में कई बार रसवंती आई। 1 बरस पहले मैं आया और हम जब भी यहाँ आए तो बड़ी धूमधाम से हमारे इस्तकबाल किया गया। हम पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, हमारे लिए कौमी तराने बजाए गए। वहाँ के आला हाकिम और दूसरे ओहदेदार हमारे इस्तकबाल के लिए पेश पेश रहे। ये वही शहर था, यहाँ वही हुक्मरान और ओहदेदार थे। लेकिन पिछले कई माह से कोई मुझे पूछने ही नहीं आया था। अब उन्हें मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं था। मैं उनका एक मजबूर और बेबस कैदी था। वो जिस वक्त चाहते मुझे चुटकी में मसल डालते। मैं दूसरी सुबह बेदार हुआ तो पहले जैसी तवानाई महसूस की। जी चाहता था बाहर जाकर खुली फिजा में दौड़ लगाऊं। मैं उठकर बैठ गया। सर घुमाकर देखा, शीबा गुसल करके बाथरूम से निकल रही थी, अपने गीले बालों को निचोड़ रही थी। मैं उसके साफो शफाफ और निखरे निखरे हुस्न को देर तक देखता रह गया। उसे देखकर यह भी याद आया कि मैं अपनी हसीन महबूबा के साथ एक ख्वाबगाह में कैद हूँ, अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता। मैंने आंखें बंद कर ली, सोनिया का तस्वुर किया। दूसरे लम्हे उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने पूछा, कौन फरहाद? हाँ, खुदा का शुक्र है कि फिर ख्याल ख्वानी करने लगा हूं। तुम्हें सारे हालात का इल्म हो चुका होगा। रसवंती के जरिए एक पल की खबर मिल रही है। नई दुल्हन मुबारक हो। तुम ताने देने से बाज नहीं आओगी। तुम अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आओगे। यहाँ से अमेरिका जाने की बात कहकर निकले थे, पेरिस पहुंचकर रास्ता बदल दिया। इधर चुपचाप ख्याल ख्वानी के जरिए शिवा को समझा दिया कि वो कैसरी किले पहुंच जाए ताकि मोहब्बत की पींगे बढ़ाई जा सके। अब देख लिया अपनी यारी का अंजाम। मैं तुमसे जली कटी सुनने नहीं आया हूं। मैं तो जरूर सुनाऊंगी। तुम्हें मंजूर है तो मेरे पास आओ, वरना चले जाओ। मगर जाने से पहले एक बात याद रखो, तुम पर जो भी अजाब नाजिल होता है वो इसलिए नहीं कि तुम टेलीपैथी जानते हो। जब आदमी के पास कोई काम नहीं होता तो वो नसीहतें करता फिरता है। तुम इस वक्त बहुत ही बेबस और मजबूर हो, मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती। यहूदियों ने मेरे तरफ इतना सख्त पैरा बिठा दिया कि एक चूंटी भी महल में दाखिल नहीं हो सकती। तुम में से कोई इस मुल्क की सरजमीन पर कदम नहीं रख सकता। तुम सब मजबूर हो। मजबूरी में झुंझलाकर सोच रहे हो कि मैंने फलां कदम क्यों उठाया। अगर ऐसा ना करता तो ये मुसीबत ना आती। अगर मैं पैदा ना होता तो मेरे लिए दुनिया ना होती और ना ही दुनिया की मुसीबतें होती। जूता इसलिए काटता है कि हम पहनते हैं। अगर हम नंगे पाँव रहे तो जूते को क्या पड़ी है कि हमें काटे। जरा सोचो, तुम लोगों को पैदा होने की जरूरत ही क्या थी। जब पैदा हो चुकी हो तो तुम हमें काट रही हो। अजब मजाक है, एक औरत काटती है, दूसरी नसीहत करती है। बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। मुझे तुम्हारे पास आने का कोई शौक नहीं। मैं भी तुम्हें समझाती हूँ, आइंदा मेरे पास हरगिज ना आना। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। तुम कर भी क्या सकती हो। बहुत मजबूर हो, यहाँ कदम रखोगी तो दुश्मन मुझे गोली मार देंगे। मैं तुमसे यही कहने आया हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत जोश मारे तो इधर आने की हमाकत ना करना। मैं तुम्हारी हमाकतों के बायस मरना नहीं चाहता। एक बात याद रखो, मर्द को जंजीरें तोड़ने के लिए औरत की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा के लिए मेरी एक बात मान लो, आइंदा मुझसे कभी राब्ता कायम ना करना। यह तुम्हारा एहसान होगा। मैं ये एहसान जरूर करूंगा, मुतमईन रहो।
मैं उसके पास से चलाया। बज़ाहिर हमने झगड़ा किया था और एक दूसरे से ना जाने कितने अरसे के लिए राब्ता ख़त्म कर दिया था, लेकिन मैं समझ रहा था वो बड़ी मक्कार है, किसी खास मकसद के तहत मुझसे राब्ता ख़त्म कर रही है। मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा और वह सुकून से बैठी रहे, ये कभी हो नहीं सकता था। मेरे पाँव में कांटा चुभता तो तकलीफ उसे होती है, वो इस तकलीफ से निजात हासिल करने के लिए ज़रूर कुछ कर रही होगी। 1 बरस गुजर रहा था, मैंने आसमान नहीं देखा था। मैंने पहले किसी दुश्मन की कैद में इतना तवील अरसा नहीं गुजारा। इस वसी और इस महल के अंदर हर तरह की आज़ादी थी। मैं शीबा के साथ जहां चाहता जा सकता था, लेकिन तनहा अपने कमरे से निकलने पर पाबंदी थी। महल के अंदर हर तरफ की तफरीह का सामान मौजूद था। टीवी और वीसीआर था। अगर मैं शहज़ोरों का मुकाबला देखना चाहता तो बड़े बड़े पहलवान आकर कुश्ती लड़ते थे, जूडो कराटे का मुजाहरा करते थे। माहिर लड़कियां जिम्नास्टिक के करतब दिखाती थी। इसराइली हुक्काम मुझे इस महल में कैद करके मुतमईन हो गए थे। इसके बाद न मुझसे कुछ लेना चाहते थे न देना चाहते थे, और ये कोई मानने वाली बात नहीं थी। वह मुझे कैद करने के बाद ज़रूर कोई बड़ा मुफाद हासिल कर रहे थे। मैंने परेशान होकर कहा, शीबा, यहाँ तुम्हारे हर हुक्म की तामील होती है। तुम्हारे जो बड़े हैं वो तुम्हारी हर बात मानते हैं। खुदा के लिए उनसे इजाज़त लो कि मैं कम अज़ कम आसमान देख सकूं। मैं आज उनसे मुलाकात करूंगी और इस बात की इजाज़त लूंगी कि महल से बाहर फैले हुए गार्डन में चहलकदमी की इजाज़त दी जाए। वो अक्सर महल से निकलकर आला ओहदेदारान से मिलने जाती थी। ऐसे वक्त में उसके दिमाग में रहकर उनके ओहदेदारों की बातें सुन सकता था, लेकिन वह दिमाग में आने नहीं देती थी। फ़ौरन सांस रोक लेती थी, मुझसे इल्तिजा करती थी, अगर कोई बात राजदारी से करना हो तो मैं तुम्हारे दिमाग में आ जाया करूंगी, लेकिन मेरे दिमाग में आने की जिद न करना। इसका मतलब है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझ पर शुबा न करो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। मेरे दिमाग को क्या हो गया है, मैं किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस करते ही सांस रोक लेती हूँ। सोचती हूँ, फिर सांस लेकर इस सोच की लहर को आने का मौका दूंगी, लेकिन मेरा दिमाग नहीं मानता। मैं फिर दूसरी बार सांस रोक लेती हूँ। ऐसा क्यों होता है मैं नहीं जानती। यकीनन तुम पर तनवीमी अमल किया गया है। किसी आमिल ने तुम्हारे दिमाग में यह बात नक्श कर दिया कि किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस करते ही सांस रोक लोगी, फिर कभी उसे दिमाग में आने का मौका नहीं दोगी। शायद यही बात है, शायद नहीं, यकीनन यही बात है। अगर किसी ने तुम पर तनवीमी अमल किया है तो इसका अमल सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं होगा। इसके आगे भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें नक्श कराई होंगी जो बाद में हमें नुकसान पहुंचाएंगी और उन्हें फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल होते रहेंगे। हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए कि वो तुम्हें किस तरह ट्रैप कर चुकी हैं और किस तरह अपने हाथों में खिलौना बनाए हुए हैं। वह किसी आला अफसर से मिलने चली गई। जब भी वो महल से बाहर जाती तो मैं बैरूनी दरवाजे तक भी उसे रुखसत करने नहीं जा सकता था। अगर जाता तो मुझे सिर्फ आसमान ही नहीं, अतराफ का माहौल भी दिखाई देता। उन्हें अंदेशा था कि मैं वहां की निशानदेही करूंगा तो मुझे रिहाई दिलाने के लिए महल के तरफ सैकड़ों हजारों लोग पहुंच जाएंगे। शीबा बाहर जाती थी और मैं 4 दीवारी में उसका इंतजार करता, जैसे कोई घरवाली शाम तक अपने घरवाली का इंतजार कर रही हो। ऐसा सोचकर मुझे अपने हालात पर हंसी आ जाती। मैंने रसवंती को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारा शुबा गलत था। शीबा ना हमसे बदजन है और ना हमारी मुखालफत में अपने लोगों का साथ दे रही है। दरअसल उसे तनवीमी अमल के जरिए ट्रैप किया गया है। वो उनके हाथों में खेल रही है। चलो यही सही, लेकिन अब वो काबिल एतबार नहीं रही। हाँ, इन हालात में वो जो भी करेगी अपने मुल्क और अपनी कौम की भलाई के लिए करेगी, ख्वाह इसमें हमारा कितना ही नुकसान हो रहा हो। तुम्हें उससे भी मोहतात रहना चाहिए। मैं मोहतात हूँ, लेकिन यह एहतियात किसी काम नहीं आएगी। वह जो कुछ कर रही है दानिस्ता नहीं, नादानिस्ता कर रही है। उसके बड़े जो कहते हैं वही कर रही है। यकीनन तनवीमी अमल में यही बात नक्श कराई गई है कि उसके चंद बड़े जो अहकामात सादिर करें वो उन पर बेचूंचरा अमल करती रहे। साल गुजर रहा है और तुम बाहर नहीं निकल पा रहे। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं खुद किसी काल कोठरी में बंद हो गई हूँ। ऐसा हमेशा नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं यहाँ से निकल आऊंगा। सोनिया क्या कर रही है? वो तो 2 दिन पहले यहाँ से जा चुकी है। जनाब शेख साहब से इतना कहा है कि वो कुछ अरसे के लिए रूपोश हो रही है। मुझसे कहा है कि मैं आज से 4 दिन बाद उससे रब्ता कायम करूं। मैंने हंसते हुए कहा, और मुझसे कहा है मैं उससे रब्ता कायम ही ना करूं। जब से वो गई है मेरा दिल बहुत मुतमईन है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम आज या कल मेरे पास आने ही वाले हो। मैं मानता हूँ सोनिया नामुमकिन को मुमकिन बना देती है, लेकिन मेरा मामला इतना आसान नहीं है। बहुत ही सख्त पैरा है। इस बार ये लोग बहुत मोहतात हैं। महल में जिन अफसरान की ड्यूटी होगी वो यकीनन सांस रोकना जानते होंगे। यहाँ ड्यूटी देने वाले मुसल्लह अफराद को भी शहरी ज़िंदगी से अलग रखा गया होगा। ये किसी से मिलते नहीं होंगे। ड्यूटी के बाद तनहा वक्त गुजारते होंगे। पता नहीं इन्होंने कैसी कैसी एहतियाती तदाबीर की होंगी। ये तो वक्त आने पर ही मालूम होगा। इस बार सोनिया को भी मालूम होगा कि दुश्मन क्या होती हैं। 4 घंटे बाद शीबा वापस आ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? अभी तुम्हें महल से निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने बहुत जिद की तो उन्होंने वादा किया है 3 माह बाद तुम्हें थोड़ी सी आज़ादी मिल सकेगी। 3 माह बाद क्यों? 3 माह बाद हमारी शादी है। लोग शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए किसी पुरफिजा मुकाम का इंतखाब करते हैं। हमें हनीमून मनाने के लिए इस महल की छत पर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। वहां से तुम आसमान देख सकोगे। मैं अपनी बेबसी पर मुस्कुरा कर रह गया। अब तो वो जैसा चाहते थे उसी पर अमल करना था।
और वहीं जिंदगी के शब रोज गुजारने थे। इस दौरान मैं कभी कभी आला बीबी से रब्ता कायम करता रहा। उसके तमाम 40 स्टोर अमेरिका पहुंच गए थे। वो सब उन खुफिया महकमों में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिनसे सुपर मास्टर का ताल्लुक रहता है। आला बीबी उन 5 अहम मेंबरान का सुराग लगा रही थी जो सुपर मास्टर का इंतखाब करती हैं। रसमंदी वक्तन फवक्तन उनसे रब्ता कायम करती थी। आला बीबी ने कहा था जब मैं उन 5 मेंबरान तक पहुंच जाऊं तो रसमंदी मेरे जरिए उनके दिमागों तक पहुंच सकेगी। यह आला बीबी की जहानत और सही मनसूबाबंदी थी। वह जिस सिमत जा रही थी उसी सिमत चलते चलते एक दिन मशीन तक पहुंचने वाली थी। तकरीबन 2 माह बाद मैंने फिर आला बीबी से रब्ता कायम किया और पूछा, मशीन के सिलसिले में क्या हो रहा है? उसने हैरानी से कहा, फरहाद अभी तो तुम मुझसे पूछ कर गए हो। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं तुमसे इतने अहम मामलात में मजाक करूंगी? अभी तुम मेरे दिमाग में आए थे। मैंने पूछा तो तुमने अपना कोड वर्ड दोहराया, फरहाद ऑन जीरो चैनल। मुझे यकीन हो गया। मैंने अपनी कारकर्दगी के सिलसिले में पूरी रिपोर्ट सुना दी। ओह, हमारे साथ जबरदस्त धोखा हो रहा है। मेरे कोड वर्ड्स को हमारे साथियों में शिबा जानती है। उसने ये कोड वर्ड्स दोहराकर फरहाद बनकर तुमसे मालूमात हासिल की है। तुम्हें यह तो मालूम ही हो चुका होगा कि वो तनवीमी अमल के जरिए ट्रैप की गई है और अपने बड़े लोगों के अहकामात के मुताबिक हमारे खिलाफ ऐसी हरकतें कर रही है। हम कभी कभी बेपरवाही और नादानी का सबूत देते हैं। जब हमें पहले मालूम हो चुका था कि वो ट्रैप की गई है तो हमारे दरमियान बहुत सी तब्दीलियां हो जाना चाहिए थी। जो बातें शिबा को मालूम है उन्हें अक्सर बदल देना चाहिए। बहरहाल मैंने शिबा को कोई खास रिपोर्ट नहीं सुनाई। इससे यहूदियों का भला नहीं होगा। तुम कोड वर्ड्स बदल दो और मुझे बताओ आइंदा किस तरह राब्ता कायम होगा। उसी वक्त ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला। शिबा नजर आई। मैंने आला बीबी से कहा, शिबा आ रही है, मैं बाद में राब्ता कायम करूंगा। बाद में राब्ता कायम करोगे तो मैं उलझ जाऊंगी। तुम हो या शिबा, लिहाजा मैं कोड वर्ड्स बता रही हूँ, उसी के मुताबिक राब्ता कायम करना। तुम मेरे दिमाग में आते ही कहोगे, फरहाद कम इन टू योर माइंड इफ़ यू डोंट माइंड। मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। शिबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ख्याल ख्वानी में मसरूफ थे? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा, तुम कहाँ गई थी? मैं मेडिकल चेकअप के लिए गई थी। मैंने ताज्जुब से पूछा, तिब्बी मुआयने के लिए गई थी? क्या तुम बीमार हो? उसने सर झुका लिया। शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा, आखिर बात क्या है? वो करीब आई, मुझे देखा, नजरें मिलाते ही फिर शर्माकर सर झुका लिया। मैं उसकी शर्मीली अदाओं से महफूज हो रहा था। आखिर उसने आहिस्तगी से कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे जहन को एक झटका सा लगा। आदमी जिस बात को सुनने की कभी ख्वाब में भी तवक्को ना करता और वही बात सुना दी जाए तो चौंकना ही पड़ता है। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? वह शर्माते हुए बोली, मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। मैं जब भी पारस को अपनी गोद में लेकर प्यार करती थी और तुम्हें तस्वुर में देखती थी तो सोचती थी, क्या मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन सकती? क्या मैं इसे गोद में नहीं खिला सकती? आज इस सवाल का जवाब मिल गया है। लेडी डॉक्टर ने अच्छी तरह चेक करने के बाद यकीन दिलाया कि मेरी मुराद पूरी होने वाली है। मैं एक कदम पीछे हटकर सर से पांव तक उसे देखने लगा। वो अनहोनी बात कह रही थी। मैंने कहा, उस लेडी डॉक्टर को मुगालता हुआ है, उससे कहो अच्छी तरह चेकअप करे। अगर वो मुतमईन है तो दूसरे डॉक्टर से रुजू करो। मैं नहीं चाहता तुम किसी खुशफहमी में मुब्तला रहो। मैं एक जहरीला आदमी हूँ, कभी बाप नहीं बन सकूंगा। फिर भला ये कैसे हो सकता है? ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर मुसल्लह अफराद खड़े हुए थे। उनके दरमियान एक शख्स चलता हुआ अंदर आया। फिर उसने कहा, फरहाद, तुमने यहाँ आकर डॉक्टर से इलाज कराने और दवाएं खाने से इनकार किया था। अगर इनकार ना करते तो हम तुम्हारा भी अच्छी तरह मुआयना कराते और इस बात का यकीन करना चाहते कि वाकई तुम बाप बन सकते हो या नहीं। लेकिन आज जिस डॉक्टर ने मादाम शिबा का चेकअप किया है वो कोई अनाड़ी नहीं है। वो यकीन से कहती है कि तुम बाप बनने वाले हो। मैंने भी जिन डॉक्टरों से अपना तिब्बी मुआयना कराया है वो कोई अनाड़ी नहीं थे। दुनिया के माने हुए मशहूर और मारूफ डॉक्टर थे जिनका तजुर्बा कभी झुटलाया नहीं जा सकता। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसमें नामालूम से जहर के असरात हैं। उन असरात के बायस मैं कभी बाप नहीं बन सकूंगा। उसने शिबा की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपने डॉक्टरों का तजुर्बा बयान कर रहे हो जबकि मादाम शिबा की हालत उनके तजुर्बे की नफ़ी कर रही है। क्या तुम ये कहोगे कि तुम्हारे डॉक्टर सच कह रहे हैं और मादाम शिबा झूठ कह रही है? क्या तुम मादाम पर बेहयाई का इल्ज़ाम लगाना चाहते हो? मैंने तड़प कर कहा, नहीं, मैं शिबा को आज से नहीं बरसों से जानता हूँ। ये मर सकती है मगर बेहया नहीं बन सकती। शिबा ने कहा, मैंने अब तक तुम्हें अपने दिमाग में आने से रोका है। तुम आओ, मैं कोशिश करूंगी कि सांस ना रोक सकूं। अगर नाकाम हुई तो मैं अपने बड़ों से इल्तिजा करूंगी कि वो मेरे अंदर से तनवीमी अमल का असर निकाल दें। मैं कम अज़ कम फरहाद को अपने अंदर आने की इजाज़त देना चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह मेरे ख्यालात को पढ़ सको कि मैं कितनी सच्ची हूँ। एक माँ अपने अंदर इब्तदाई मरहलों में जो कुछ महसूस करती है वही तुम मेरे दिमाग में रहकर महसूस करोगे तो यकीन आ जाएगा। आने वाले शख्स ने कहा, मादाम शिबा, हम भी अपने बड़ों से यही दरख्वास्त करेंगे कि आइंदा मिस्टर फरहाद तुम्हारे दिमाग में आया करें, क्योंकि अब वह तुम्हारे सामने नहीं आ सकेंगे और ना ही तुम्हें इनके पास आने की इजाज़त मिलेगी। मैंने चौंक कर पूछा, अब यह पाबंदी क्यों आयद की जा रही है? तुम्हारे बयान के मुताबिक अगर तुम जहरीले हो तो मादाम को अब तुमसे दूर रहना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे जहर का असर पहले ना हुआ हो, अब हो जाए। शिबा ने कहा, हाँ फरहाद, मुझे तुम्हारी बातों से डर लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। इसमें डरने की क्या बात है? मैंने तिब्बी मुआयने के बाद यही बात डॉक्टर से कही थी, लेकिन डॉक्टर और मेरे बड़े कहती हैं मुझे एहतियातन तुमसे अलग रहना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो?
इस कैद खाने में एक तुम ही तो हो जिसके साथ वक्त गुजर जाता है, मैं तन्हा कैसे रहूंगा? आने वाले शख्स ने आगे बढ़कर कहा। जैसे दुनिया के दूसरे कैदी रहती हैं, तुम अपने खुदा का शुक्र अदा करो कि कैद में रहने के लिए भी एक आलीशान महल तुम्हें आसाइशों के साथ मिला है। फिर उसने शीबा की तरफ झुकते हुए अदब से कहा, मादाम अब हमें चलना चाहिए। वो उल्टे कदमों जाते हुए मुझे मोहब्बत और हसरत से देखने लगी। मैंने ख्याल खोने की परवास की तो उसने सांस रोक ली। फिर पूछा, फरहाद क्या अभी तुम आना चाहते थे? हाँ, तुम सांस ना रोको। मैंने फिर ख्याल खोने की परवास की। उसने फिर बेख्तियार सांस रोक ली। इसके बाद दोनों हाथों से मुंह छुपाकर बोली, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तुम मेरे सब कुछ हो, मेरे जिस्म और जान के मालिक हो। क्या मैं तुम्हें दिमाग में आने से रोक सकती हूँ? मगर क्या करूँ, आप ही आप सांस रुक जाती है। फिर मैंने अपने दिमाग में महसूस किया वो सोच कर जरिए कह रही थी, फरहाद ये मेरे लिए कितना खुशी का मौका है। मैं तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, अपनी बातें, अपने सुहाने मुस्तकबिल की बातें, लेकिन मैं मजबूर हूँ। यहाँ से जाने के बाद तुमसे ख्याल खुआनी के जरिए राब्ता कायम करूंगी, फिर तुम्हारे अंदर आकर खूब खूब बातें करूंगी। वह मुसल्लह अफराद के साथ चली गई। मैं शदीद उलझनों में मुब्तला हो गया। वो बहुत खुश थी और मैं बहुत परेशान। मैं ऐसी औरतों से रिश्ता कायम नहीं करता जिनके मुतल्लिक शुबा हो कि वो बेवफा और बेहया होंगी। शीबा को सिर्फ मैं नहीं, मेरे तमाम साथी, दोस्त, जनाब शेख साहब और दूसरे लोग आजमाते आए थे, और ये सब यकीन से कह सकते थे कि शीबा किसी मौके पर मजबूर होकर हमसे दुश्मनी तो कर सकती है, लेकिन कोई सी भी मजबूरी उसके किरदार को दागदार नहीं बना सकती। मैंने रसवंती को मुखातिब किया, फिर कहा, मैं अजीब उलझन में गिरफ्तार हूँ। एक अनहोनी बात हो रही है। कैसी अनहोनी बात? शीबा मां बनने वाली है। ये क्या कह रहे हो? मैं यहाँ की एक मसरूफ और तजुर्बाकार लेडी डॉक्टर की रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। नहीं फरहाद, मैं नहीं मान सकती। मैं भी नहीं मानता, मगर हम शीबा के किरदार पर शक भी नहीं कर सकते। नहीं, अगरचे उसने तुम्हारे पास आकर मेरी जगह ली है, मुझे यह फख्र हासिल है कि सिर्फ मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। शीबा मेरी इस फख्र को ठेस पहुंचा रही है। वो भी तुम्हारे बच्चे की माँ होने का दावा कर रही है। मुझे उससे शदीद नफरत होना चाहिए, लेकिन नफरत का मतलब ये नहीं कि मैं किसी औरत को गलत इल्ज़ाम दूँ, उसे बद किरदार कहना शुरू कर दूँ। वो उन औरतों में से है जो ज़िंदगी में सिर्फ किसी एक को पसंद करती हैं और उन्हें पा लेना चाहती हैं, ना पाने की सूरत में तन्हा ज़िंदगी गुजार के मर जाना पसंद करती हैं। ये बातें सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई हूँ, कहीं तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट गलत ना हो। मैं ऐसा नहीं समझता। दुनिया के माने हुए एक नहीं, दो तजुर्बेकार डॉक्टरों ने मेरा मुआयना किया। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कभी कभी कुदरत तमाम तिब्बी सच्चाइयों को झुटला देती है और अपनी कुदरत का तमाशा दिखाती है। शायद ये वही तमाशा है। कुछ भी हो, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। मैं या तुम या और कोई सोच भी नहीं सकता था कि अनहोनी भी हो जाती है। अगर मेरे डॉक्टर ये कह देते कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट में तब्दीली की ज़रा भी गुंजाइश है तो मैं मोहतात हो जाता, शीबा की हर बात मानता, लेकिन मेरा बच्चा दुश्मन के पास रही ये कभी ना मानता। एक पारस का तजुर्बा काफ़ी है। इस बच्चे ने जितनी मुसीबतें उठाई और जिस तरह वो हमसे दूर रहकर दूसरे हाथों में जाता रहा, उससे खासा तजुर्बा हो चुका है। दुश्मन मेरी औलाद को मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी बना सकती हैं। खुदा का शुक्र, अब दोनों पारस 14 बरस के हो चुकी हैं, फिर बाबा साहब के दायरे में महफूज हैं। उससे इदारे से बाहर मेरा कोई और बच्चा हो और वह दुश्मनों के हाथों में पहुंचे, बल्कि दुश्मनों के घर में जन्म ले, मैं ऐसा कोई जज्बाती कदम नहीं उठा सकता। मैं जनाब शेख साहब के पास जा रही हूँ, मैंने आला बीबी के दिमाग पर दस्तक देते हुए कहा। फरहाद, कम इन टू योर माइंड इफ़ यू डोंट माइंड, वो मुस्कुराकर बोली। आपसे कोई 2 घंटे पहले शीबा मेरे दिमाग में आई थी। मैंने पूछा, कौन है? उसने जवाबन कहा, फरहाद ऑन 0 चैनल। तब मैंने सख्त लहजे में कहा, शीबा इन ओछी हरकतों से बाज आ जाओ। हमने कोड वर्ड्स तब्दील करके तुम्हारी चोरी पकड़ ली है। यह सुनते ही वो वापस चली गई। मैंने कहा, एक परेशान कुन खबर है। मैंने शीबा के मां बनने की खबर सुनाई। वो भी हैरान होकर बोली, जो बात गैर मुतवक्का और हैरान कुन हो उसे हम कुदरत का करिश्मा ही कह सकती हैं। फिलहाल शीबा दुश्मनों की आलाकार है, इसके बावजूद उसे मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। तुम्हारे और शीबा के डॉक्टरों की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है। मेरा मशवरा है तुम फिर अपना तिब्बी मुआयना कराओ, हो सकता है इस दौरान तुम्हारे अंदर तब्दीलियां वाकई हुई हों। जब मैंने शीबा की जुबान से यह खबर सुनी तो पहला ख्याल यही आया कि अपना तिब्बी मुआयना कराना चाहिए, लेकिन एक बात खटकने लगी। आला बीबी ने कहा, मैं जानती हूँ दुश्मनों के शहर का कोई डॉक्टर दोस्ताना रिपोर्ट नहीं देगा। तुम वहां से निकलने के बाद ही किसी मुल्क में पहुंचकर अपना मुआयना करा सकते हो। बेशक यही बात है, लेकिन यहां से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। 2 माह गुजर चुकी हैं। तुम सोनिया से लड़ते वक्त बच्चे क्यों बन जाते हो? उसने कहा दिमाग में ना हो और तुमने उसे राब्ते ही खत्म कर दिया। क्या तुम्हें उसकी कोई खबर है? अब से 6 हफ्ते पहले उसने मेरे एक चोर को तलब किया था। जैसा कि तुम जानते हो, हमने कम से कम 1 दर्जन ऐसे अफराद को तुम्हारी तरह ट्रेनिंग दी है जो तुम्हारे लब लहजे में गुफ्तगू कर सकती हैं और तुम्हारी हर आदत को अपना सकती हैं। ऐसे ही मेरा एक चोर है जो पिछले 2 बरस से तिलबैब में एक मौजूद यारी की हैसियत से रहता है। मैं उसे बुलाना चाहती हूँ, सोनिया ने मना कर दिया। इसका मतलब है सोनिया तिलबैब पहुंच चुकी है। तुम मुझसे ही पूछ रहे हो उसे राब्ता क्यों नहीं कायम करते? अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ। मैं दिमागी तौर पर सोचता रहा, सोनिया के तस्वुर में देखता और मुस्कुराता रहा। इससे पहले कि मैं उसके दिमाग में पहुंचूं, यह बता देना चाहता हूं कि मुझसे राब्ता खत्म करने के बाद वो क्या करती रही थी और किस तरह तिलबैब पहुंच गई थी।
अगर वो चाहती तो सीधी तरह कह देती, फरहाद कुछ अरसे तक मेरे दिमाग में ना आना और ना ही ये मालूम करना कि मैं क्या करती फिर रही हूँ। मैं उसकी ये बात मान लेता, लेकिन वो सीधी नहीं थी, बहुत टेढ़ी थी, हमेशा टेढ़ा रास्ता इख्तियार करती थी। इसलिए उसने झगड़ा किया, फिर इसके नतीजे में अपने पास आने से मना कर दिया। उसके ख्याल के मुताबिक जब शीबा पर तनवीमी अमल किया गया था तो मेरी भी खाने पीने की चीज़ों में दवाएं मिलाकर मेरे दिमाग को कमज़ोर बनाकर मुझ पर भी तनवीमी अमल किया जा सकता था। फिर मेरे दिमाग से मालूम किया जा सकता था कि सोनिया कहाँ है और किस तरह तिलबैब पहुंचने के लिए जतन कर रही है। वो बहुत मक्कार थी, उसने शुरू ही से हर तरह का राब्ता ख़त्म कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जनाब शेख साहब को भी ये नहीं बताया था कि इदारे से निकलने के बाद वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। रसमती से भी कह दिया था कि वो 4 दिन बाद राब्ता कायम करे। वो इदारे से तनहा नहीं गई थी, अपने साथ एक तालबा को ले गई थी। तालबा भी उसकी तरह तेज तर्रार थी और ज़बरदस्त नकाली करती थी। सोनिया को उसने दिमाग में नक्श कर लिया था, उसी की तरह उठती बैठती चलती फिरती और उसी के लबो लहजे में बोलती थी और आइंदा वही सोनिया का रोल अदा करने वाली थी। वो दोनों इदारे से निकलकर पेरिस पहुंची। उन्होंने एक फ्रांसीसी आला अफसर को अपना राजदार बनाया। ट्रांसमीटर के जरिए तय हो गया कि वो आला अफसरान उन दोनों की रिहाइशगाह का इंतजाम करेगा और चुपके ही चुपके मखसूस इंतजाम करेगा। रफ्ता रफ्ता सोनिया की जगह वो तालबा मेकअप में आ जाएगी और सोनिया तालबा के मेकअप में अचानक कहीं रूपोश हो जाएगी। ऐसा करने का मकसद ये था कि बाबा साहब के इदारे से निकलने वालों और उस इदारे में दाखिल होने वालों की निगरानी होती थी। इसका तजुर्बा हम सबको हो चुका था। मेरे और शीबा के इदारे से निकलने के बाद निगरानी होती रही थी। इसके नतीजे में हम बुरे फंसे थे। अब सोनिया चाहती थी उसकी निगरानी करने वाले उसे पेरिस में देखते रहे और मुतमईन होते रहे। वो 4 दिनों तक तालबा के साथ नई रिहाइशगाह में रही और सैर व तफरी के लिए निकलती रही। दोनों खूब घूमते फिरते और मौज करते रहे। इस दौरान वह इस बात का खास ख्याल रखती थी कि निगरानी हो रही है या नहीं। ये बात यकीनी थी, निगरानी यकीनन हो रही थी। 4 दिनों के बाद रसवंती ने उसके दिमाग पर दस्तक दी। फिर पूछा, सोनिया क्या हो रहा है? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक काम करो, इदारे के ऐसे अफराद के नाम मालूम करो जो मुख्तलिफ इम्तिहानात में कामयाब होने के बाद डिग्रियां हासिल करके बरसों से इसराइल में कहीं मुलाजमत कर रही हूँ। मैं अभी वो नाम पढ़कर सुनाती हूँ। रसवंती ने ऐसे अफराद की फहरिस्त तलब की। इदारे के जिम्मेदार शख्स ने वो फहरिस्त मुहैया की। उसने वो नाम पढ़कर सुनाई। सोनिया ने कहा, ऐसे अफराद के नाम सुनाओ जो फरहाद से मुशाबहत रखते हों। एक शख्स का नाम एडी क्रेमर था। उसने 3 बरस पहले बाबा साहब के इदारे से इम्तिहानात पास किए थे और एक फर्स्ट क्लास इंजीनियर की हैसियत से डिप्लोमा हासिल किया था। बाबा साहब के इदारे से जो भी तलबा तालिबात कामयाब होते थे उन्हें फ्रांस की किसी यूनिवर्सिटी से संदेह हासिल होती थी। किसी को ये मालूम नहीं होता था कि वो तालिबात तो तलबा बाबा फरीद वास्ती के इदारे से कभी ताल्लुक़ रखते थे और वहीं से इम्तिहानात पास किए थे। एडी क्रेमर डिप्लोमा हासिल करने के बाद न्यूयॉर्क गया। वहाँ उसने खुद को यहूदी जाहिर किया। इसका फ़ायदा यह हुआ कि जब तिलबैब में चंद इंजीनियर्स की ज़रूरत पेश आई तो न्यूयॉर्क से आने वाली दरख्वास्तों को तरजीह दी गई। इस तरह एडी क्रेमर इंजीनियर बनकर न्यूयॉर्क से तिलबैब पहुंच गया। वो पिछले 2 बरस एक काबिल एतमाद इंजीनियर की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा था। बाबा साहब के इदारे में उसका ताल्लुक आला बीबी के शोबे से था। वहाँ रहकर उसने सुराग रसानी की ट्रेनिंग हासिल की थी कि गैर मुल्कों में जाकर किस तरह अपने कदम जमाने चाहिए, किस तरह मेकअप करना चाहिए और किस तरह वहाँ के अहम राज चुरा कर लाना चाहिए। इस तरह वो 40 चोरों की फहरिस्त में भी शामिल किया गया। सोनिया ने उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने के बाद कहा, रसवंती तुम आला बीबी से रब्ता कायम करो और उससे कहो उसका एक चोर एडी क्रेमर अमेरिका नहीं जाएगा, उसे तिलबैब में रहना चाहिए, हम उससे काम लेंगे। मैं आला बीबी से कह दूंगी। दूसरी बात यह कि एडी क्रेमर की आवाज़ का कैसेट सुनो और उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम करो कि आजकल वो क्या कर रहा है। कहीं वहाँ की इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में मशकूक तो नहीं, उसने शादी की है या नहीं, अगर किया तो उसकी बीवी के मुतालिक तफसीलात मालूम करो। रसवंती ने आला बीबी से कह दिया। अमेरिका में उसके 40 चोरों में एक कम रहेगा, तिलबैब वाला उसके पास नहीं आएगा। फिर उसने एडी क्रेमर की आवाज़ का कैसेट सुना और उसके पास पहुंच गई। अपना तारुफ कराया तो उसने अदब से कहा, मादाम रसवंती, ये मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे पास आई हैं। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? अगर मैं कहूँ तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनना है, आप हुक्म दीजिए, मैं बन जाऊँगा। क्या तुम्हें मालूम है फरहाद अली तैमूर तिलबैब में है? उसने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? वो कहाँ है? मैं अभी उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। वो एक कैदी की हैसियत से हैं। वहाँ की सरकार ने ये बात सारी दुनिया से छुपा रखी है। शीबा और फरहाद अली तैमूर को अगवा किया गया था, उन्हें अब तक कैदी बनाकर रखा गया है। हम फरहाद साहब के दीवाने हैं, यह सुनकर दुख हो रहा है कि उन्हें कैदी बनाकर रखा गया है। मैं क्या कर सकता हूँ, आप हुक्म दीजिए। तुम बड़ी कामयाबी से फरहाद की नकल कर लेते हो। जी हाँ, मुझे खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। शायद सोनिया तिलबैब पहुंचने वाली है। उसने पूछा है, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं, यहाँ 2-4 लड़कियां मेरी नज़रों में हैं, वो मुझे पसंद भी करती हैं। मैं सिलसिले में शेख साहब से मशवरा लेना चाहता हूँ। ज़रा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। रसवंती ने सोनिया के पास आकर कहा, एडी क्रेमर ने अभी शादी नहीं की, वो इस सिलसिले में सोच रहा है। सोनिया ने कहा, उससे कहो मैं उसकी बीवी बनना चाहती हूँ। रसवंती ने चौंक कर पूछा, ये क्या कह रही हो? जो कह रही हो उसे कह दो। और उससे पूछा, क्या तिलबैब में उसकी किसी लड़की से दोस्ती है? हाँ, वो कह रहा था 3-4 लड़कियां उसकी नज़रों में हैं।
और वो लड़कियां उसे चाहती भी हैं। फिर तो काम बन रहा है। उसे कहो किसी ऐसी लड़की का इंतखाब करे जो मुझसे कद और जिसामत में मुशाबियत रखती हो। अगर कोई लड़की उसकी नज़र में है तो उसे 2 दिन के अंदर शादी कर ले और हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो जाए। मैं वहाँ शादीशुदा जोड़े से मुलाकात करूंगी, उसकी बीवी को वहाँ से गायब किया जाएगा, मैं उसकी जगह लेकर एडी क्रेमर के साथ तिलबा पहुंच जाऊंगी। रसवंती ने एडी क्रेमर के पास पहुंचकर सोनिया का मंसूबा पूरी तफसील से समझाया तो उसने कहा, मादाम सोनिया के कद और जिसामत से मुशाबत रखने वाली एक लड़की है, उसका नाम रैनी है। वो यहाँ के एक मशहूर इंजीनियर की बेटी है। मैं उसे शादी के लिए आमादा कर लूँगा। क्या ये शादी 2 दिन के अंदर हो जाएगी? क्या लड़की वाले मान जाएंगे? मैं इल्म रजूम से थोड़ी बहुत वाकफियत रखता हूँ। मर्दों के मुकाबले में औरतें ज़्यादा अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होती हैं। कोई हाथ देखने वाला मिल जाए तो बड़े शौक से अपना हाथ पेश करती हैं। मैंने कितनी ही लड़कियों के हाथ थामकर उन्हें मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब दिखाई हैं। रेनी से भी इसी तरह दोस्ती हुई थी। अब मैं कहूँगा कि उसके और मेरे हाथ की लकीरें शादी के सिलसिले में मिलती हैं। हम 1 हफ्ते के अंदर शादी कर लें तो शादी के चंद माह बाद ही मेरी तरक्की होगी। अगर हम 2 दिन के अंदर शादी कर लें तो हमारी किस्मत के सितारे और ज़्यादा चमकेंगे और हमारी सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजरेगी। लड़की तो यकीनन राज़ी हो जाएगी। शायद उसके घर वाले फौरी शादी पर रजामंद ना हो, इसीलिए मैंने 2 दिन की बजाय 1 हफ्ते की भी गुंजाइश रखी है। उसके घर वाले 2 दिन में राज़ी ना हुए तो वो 1 हफ्ते में ज़रूर राज़ी करेगी। तो मुझे रेनी की आवाज़ कब सुनाओगे? अभी लीजिए, मैं उससे टेलीफोन पर गुफ्तगू करता हूँ। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। थोड़ी देर बाद ही दूसरी तरफ से रेनी की आवाज़ सुनाई दी। एडी क्रेमर बड़े ही रोमानी अंदाज में गुफ्तगू करने लगा। दूसरी तरफ से वो जवाबन हंसते मुस्कुराते हुए बोल रही थी। रसवंती ने कहा, एडी इतना ही काफ़ी है, मैं उसके दिमाग में पहुंच रही हूँ, तुम शादी के सिलसिले में कोशिश करो। रसवंती रेनी के पास पहुंच गई। उसके ज़ाती और ख़ानदानी मामलात के मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल करने लगी। एडी क्रेमर ने जब उसे बताया कि 2 दिन में शादी करने से कितनी खुशनसीबी हासिल होगी और 1 हफ्ते के अंदर शादी करने से किस तरह मुलाजमत में तरक्की मिलेगी, तो वो 2 दिन में शादी के लिए रजामंद हो गई थी। मगर घर वाले इसे गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं समझते थे। उसने जिद की तो बिल आखिर 5वें दिन शादी हो गई। इन 5 दिनों में रसवंती बराबर रेनी के साथ लगी रही और सोनिया के पास आकर उसके रिश्तेदारों के नाम, पते, ठिकाने, उनकी आदत और उनके मिजाज के मुतालिक तफसील से बताती जाती थी। सोनिया तमाम अहम बातें नोट करती थी और उन्हें याद कर लेती थी। उसने 5वें दिन तालबा पर अपना मेकअप किया, खुद तालबा के रूप में आई। फिर वहां के आला अफसर से राब्ता कायम करते हुए कहा, अब वक्त आ गया है, मैं यहां से निकलना चाहती हूँ। पहले से मंसूबा बनाया हुआ था। उसके मुताबिक जहां सोनिया ने रहाइश इख्तियार की हुई थी वहां फसाद करा दिया गया। इसके नतीजे में पुलिस वालों ने गोलियां चलाईं और फसादियों को गिरफ्तार करने लगे। ऐसे में जो निगरानी करने वाले थे वो दूर भाग गए ताकि उन्हें फसादी समझकर गिरफ्तार ना किया जा सके। ऐसी वक्त सोनिया उस रिहाइशगाह से चुपचाप निकल गई। तालबा के मेकअप में पहले ही पासपोर्ट वगैरह तैयार था। उनके लिए एक फ़्लाइट में सीट रिजर्व थी। वह दूसरे दिन स्विट्जरलैंड रवाना हो गई। उधर एडी क्रेमर शादी के दौरान रेनी के साथ हनीमून मनाने रवाना हुआ। शादी की तकरीब में रेनी की अच्छी खासी तस्वीरें उतारी गई थीं। उसने एक कैसेट रिकॉर्डर ऑन करते हुए कहा, रेनी, आज हम नई जिंदगी की इब्तदा कर रहे हैं। इस कैसेट में हम दोनों की आवाज़ें रिकॉर्ड होती जाएंगी और यह हमारे लिए यादगार कैसेट होगा। हम स्विट्जरलैंड में भी इसी तरह अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते रहेंगे और तस्वीरें भी उतारते जाएंगे। रेनी के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएं और वह कभी कभी इन कैसेटों को सुनकर और तस्वीरों को देखकर इन यादगार लम्हात में गुम हो जाए। एडी क्रेमर ने स्विट्जरलैंड पहुंचकर सोनिया से खुफिया तौर पर मुलाकात की और वह तस्वीरों और कैसेट उसके हवाले कर दिए। सोनिया इन तस्वीरों को मेकअप करने के नुक्ता नज़र से देखती थी, अच्छी तरह स्टडी करती थी। कैसेट में रेनी की आवाज़ और लबो लहजा सुनकर उसकी नकल करती थी। एडी क्रेमर उसे सैर व तफरीह के बहाने बाहर ले जाता ताकि सोनिया उसे चलते फिरते और बातें करते देखती रहे। उसके पास एक वीडियो कैमरा था जिसके ज़रिए उसकी मुतहर्रिक फिल्में तैयार होती थीं। ये फिल्में भी सोनिया के पास पहुंच जाती थीं। वह अपनी टीवी स्क्रीन पर देखकर उसकी हर अदा को जहन नशीन करती थी और उसकी कामयाब नकल करती जाती थी। 1 हफ्ते के बाद उसने अपने चेहरे पर रेनी का मेकअप किया। फिर रसवंती से कहा, फ्रांस के आला अफसर से कह दो कल सुबह 7 बजे तक आइस हॉकी क्लब के करीबी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर को पहुंचना चाहिए। यहां से रेनी को रवाना किया जाएगा। उस आला अफसर से यह तय हो चुका था कि रेनी हेलीकॉप्टर के जरिए पेरिस पहुंचेगी तो उसे किस तरह राजदारी से कैसे कैद खाने में पहुंचाया जाएगा जहां उसे एक नामालूम मुद्दत तक छुपा कर रखा जा सके। एडी क्रेमर ने प्रोग्राम के मुताबिक सुबह 5 बजे रेनी को नींद से जगाया। फिर कहा, चलो तैयार हो जाओ, हम क्लब ग्राउंड में जाकर सूरज तुलू होने का मंजर देखेंगे। वह नींद से उठना नहीं चाहती थी। एडी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। वह 6:30 बजे तक लिबास वगैरह बदल कर तैयार हो गई। वहां से क्लब ग्राउंड तक 20 मिनट का रास्ता था। वहां हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया। सोनिया भी मौजूद थी। वो अपनी कार से उतरकर उनके करीब आई। रेनी अपनी कार से उतरकर उसे हैरानी से देखने लगी। फिर जल्दी से परस खोलकर छोटा सा आईना निकाला, कभी अपने चेहरे को और कभी सोनिया के चेहरे को तकने लगी। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे क्या देखती हो, मैं रेनी हूं, मिसेस क्रेमर।
उसने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोलती हो, मैं मिसेस क्रेमर हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या चाहती हो? वो हंसते हुए बोली, मेरा नाम सोनिया है, शायद ये नाम तुमने सुना हो, और अगर ना भी सुना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से मैं सोनिया नहीं, रेनी यानी मिसेस क्रेमर हूँ। वो हेलीकॉप्टर तुम्हारे लिए आया है। उसने परेशान होकर एडी क्रेमर को देखा। एडी ने कहा, हाँ रेनी, हमारी सरकार ने मादाम शीबा और मिस्टर फरहाद अली तैमूर को कैद कर लिया है। हम उन्हें छुड़ाना चाहते हैं। तुम इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करो। चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठकर पेरिस चली जाओ, वहां तुम्हें आराम से रखा जाएगा। वो पांव पटक कर बोली, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुमने इसीलिए शादी की? क्या तुम इसीलिए यहाँ हनीमून मनाने आए हो? तुम दुरुस्त कह रही हो, हमारा वक्त ज़ाया न करो। हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, वरना ज़बरदस्ती बिठा दिया जाएगा। उसी वक्त हेलीकॉप्टर से 2 मुसल्ला जवान आ गए थे। उन्होंने रेनी को गन पॉइंट पर रखा। वो मजबूरी और बेबसी से रोने लगी। एडी ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरी बीवी हो। मैं अपना एक फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। अगर तुम वाकई मुझे दिलो जान से चाहती हो तो एक बीवी का फ़र्ज़ अदा करो। मेरी बात मान लो और चुपचाप चली जाओ। वह सर झुकाकर उन मुसल्ला अफराद के दरमियान चलती हुई हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। थोड़ी देर में ही वो हेलीकॉप्टर ज़मीन छोड़कर फिजा में परवास करता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। सोनिया और एडी ने दूसरे दिन की फ्लाइट में तेल अबैब के लिए सीट रिजर्व कराई। फिर रवानगी तक वो एडी क्रेमर के साथ रेनी की तरह चलती फिरती, हंसती बोलती रही। उसके घर वालों के मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू करती रही, ताकि हर बात अच्छी तरह ज़हन नशीन होती रहे। एक एल्बम में रेनी के तमाम रिश्तेदारों की तस्वीरें मौजूद थीं। दूसरे दिन वो एडी क्रेमर के साथ तेल अबैब पहुंची तो कितने ही रिश्तेदार उसके इस्तकबाल के लिए आए थे। वो रेनी के बाप से मिली, उसकी माँ के गले लग गई। उसे अच्छी तरह याद था किस रिश्तेदार के साथ गर्मजोशी का मुजाहरा करना चाहिए, किसके साथ सर्द महरी से पेश आना चाहिए। वो बड़ी खुश असलूबी से रेनी का रोल अदा करते हुए एडी क्रेमर के साथ उसके घर पहुंच गई। यहूदियों ने चैलेंज किया था कि सोनिया ने अगर इसराइल की सरजमीन पर कदम रखा तो मुझे गोली मार दी जाएगी। दुश्मन भूल जाते हैं, 1000 बार मुंह की खाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि वो सोनिया को चैलेंज कर रही हैं, और उन्हें माजी में हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब मिलता रहा है। इस बार भी जब इंकिशाफ होगा कि सोनिया कितनी मक्कारी से तिल अबैब पहुंच गई थी तो वो हमेशा की तरह तिलमिलाते रह जाएंगे। उसके खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करने का वक्त गुजर चुका होगा। वहां पहुंचकर उसने बीमारी का बहाना किया, एक लेडी डॉक्टर से मुलाकात की। ऐसे वक्त रसवंती उसके पास मौजूद थी। वो लेडी डॉक्टर के दिमाग में पहुंच गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया, उसके लिए एक नुस्खा लिखते हुए कहा, इन्हें कोई खास बीमारी नहीं है। तुमने एक अजनबी मर्द को शौहर बनाकर नई जिंदगी की इब्तदा की है। इन हालात में बाज़ लड़कियां कशमकश में मुब्तला हो जाती हैं। इन्हें मैके की मोहब्बत खींचती है और शौहर का प्यार भी बुलाते हैं। ऐसे में वो खुद को बीमार महसूस करने लगती हैं। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, ज़्यादा हजूम में जाने से परहेज करो। लेडी डॉक्टर की ये रिपोर्ट रेनी के तमाम रिश्तेदारों तक पहुंच गई। उसके रिश्तेदार शादी के सिलसिले में मियाँ बीवी को अपने यहाँ मदऊ करना चाहते थे। तरह तरह की तकरीबात का एहतमाम करने वाले थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के पेश नज़र सोनिया ने सबसे माजरत चाहिए और कहा, मैं महीने 2 महीने आराम करना चाहती हूँ, इसके बाद आप लोगों की खुशी पूरी कर दूंगी। उसने एहतियातन ऐसी चाल चली थी, अगरचे वो रेनी के तमाम रिश्तेदारों से तस्वीरों के जरिए वाकिफ हो गई थी, लेकिन रेनी की कुछ ऐसी सहेलियां भी हो सकती थीं जिनकी तस्वीरें उसके पास ना हो। वह अचानक किसी तकरीब में मिल जाती और वो उन्हें ना पहचान पाती तो भेद खुल जाता। इसलिए उसने खुद को तकरीबात से दूर रखकर घर की 4 दीवारी में महदूद कर लिया। रसवंती से कहा, एडी क्रेमर के दिमाग में आती जाती रहो। फरहाद को जिस महल में कैद किया गया है उस महल का इंचार्ज एक आला अफसर है। एडी उसे किसी तरह राब्ता कायम करेगा। तुम उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश करो। तुम कहती हो तो मैं उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो इतने नादान नहीं होंगे। हो सकता है वो अफसर सांस रोक लेता हो, इस तरह भेद खुल जाएगा। सोनिया ने एडी क्रेमर से कहा, अफसर का सुराग लगाने के बाद उसके घर का फ़ोन नंबर मालूम करो और फ़ोन के जरिए उसकी घर वाली से या उसके घर के किसी फर्द से राब्ता कायम करो। वो आला अफसर योगा का माहिर हो सकता है, उसका पूरा खानदान तो नहीं हो सकता। उस आला अफसर का सुराग लगाना मुश्किल नहीं था। वहाँ के अफसरान बड़ी राजदारी से काम ले रहे थे। 1 हफ्ते बाद एडी क्रेमर ने मालूम कर लिया कि वह अफसर कौन है, कहाँ रहता है और उसका फ़ोन नंबर क्या है। रसवंती ने कहा, एडी मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ, राब्ता कायम करो। उसने रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए, फिर इंतजार किया। किसी ने रिसीवर उठाकर पूछा, आप किससे बात करना चाहती हैं? एडी क्रेमर ने रिसीवर रख दिया। रसवंती उस बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गई। वो घर का मुलाजिम था। आला अफसर की बीवी ने पूछा, किसका फ़ोन है? मुलाजिम ने कहा, पता नहीं कौन था, शायद लाइन कट गई है। रसवंती बेगम साहिबा के दिमाग में पहुंच गई। उसके जरिए बड़ी अहम मालूमात हासिल हुई, मसलन ये कि वह अफसर किस वक्त इस महल में जाता है और कब वापस आता है। ड्यूटी से फारिग होने के बाद भी महल से ताल्लुक़ रखने वाले जूनियर अफसरान उसके पास आती हैं। कोई छुट्टी की दरख्वास्त लेकर आता है, कोई ड्यूटी का वक्त बदलने की दरख्वास्त करता है। किसी न किसी काम से मुतल्लिका अफराद आते जाते रहते हैं। सोनिया ने यह तमाम रिपोर्ट सुनने के बाद कहा, रसवंती तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी। हमेशा मुलाजिम और बेगम के दिमाग में आते जाते रहना होगा ताकि दूसरे जूनियर अफसरान के दिमागों तक पहुंच सको। जूनियर अफसरान के मुतल्लिक भी यही ख्याल था, वो भी योगा के माहिर हो सकते थे। महल के अतराफ फौलादी पहरा बिठाने के लिए यकीनन गैर मामूली अफराद का इंतखाब किया गया होगा, ख्वाह वो अफसरान छोटे हों या बड़े। उस घर की बेगम और मुलाजिम के जरिए ये मालूम हुआ कि वहाँ आने वाले तमाम जूनियर अफसरान ना शराब पीते हैं ना सिगरेट।
इससे भी यही जाहिर होता था कि उन्हें सांस रोकने में महारत हासिल है। सोनिया ने रसवंती को अच्छी तरह समझा दिया था किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करे, निहायत इत्मीनान और सहूलत से मुनासिब वक्त का इंतजार करती रही। इसलिए वो इंतजार करती रही। उसने बेधड़क किसी के दिमाग में जाने की हमाकत नहीं की। वो अक्सर बेगम साहिबा के दिमाग में मौजूद रहती। एक बार वह शॉपिंग के लिए गई तो रसवंती ने उसके जरिए दुकानदार के दिमाग में जगह बनाई। इत्तेफाक से वो दुकानदार नशे में था। इस मौके से रसवंती ने फायदा उठाया और हमारी एक मतलूबा दवा उसके जरिए बेगम साहिबा की बास्केट में पहुंचा दी। बेगम साहिबा ने घर पहुंचकर उस दवा को देखा तो समझ में नहीं आया ये कहां से आ गई, लिहाजा उसे उठाकर एक जगह रख दिया। इस दवा को भी इस्तेमाल कराने में रसवंती ने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। वह हर रोज नौकर और बेगम के जरिए उस महल के मुतल्लिक मालूमात हासिल करती रही और ये मालूमात सोनिया तक पहुंचाती रही। इस दौरान एडी क्रेमर ने 2 जूनियर अफसरान के घर का पता और फ़ोन नंबर मालूम कर लिया था। फ़ोन के जरिए उनसे रब्ता भी कायम किया था। रसवंती वहां भी उन जूनियर अफसरान के घर वालों तक पहुंच गई और इसी तरह वहां भी एसाब कमज़ोर करने वाली दवाएं पहुंचा चुकी थी। इतने मराहल से गुजरते गुजरते और 2 माह गुजर गए। फिर शीबा का चक्कर चल पड़ा था। अगरचे ये कोई मायूब बात नहीं थी, लेकिन मेरी औलाद दुश्मनों के मुल्क में और कैद खाने में रहती तो दुश्मन मुझे और ज़्यादा कमज़ोर बना सकते थे। मेरी औलाद को हमेशा यरगमाल बनाकर रखते। आला बीबी ने मुझसे कहा था मुझे सोनिया से रब्ता कायम करना चाहिए, तो मैं ज़रा हिचकिचाने लगा था। मुझे मालूम था इन हालात में वो किस तरह गुस्सा दिखाएगी। मैं फरहाद अली तैमूर हूँ, एक मर्द हूँ, किसी से नहीं डरता, लेकिन बाज़ हालात में सोनिया से डरते वक्त मेरी मर्दानगी को ठेस नहीं पहुँचती बल्कि अच्छा लगता है, उससे और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है। मैंने उसके दिमाग पर दस्तक दी, फिर कहा मैं फरहाद बोल रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे कोई ताना ना देना, मैं तुम्हारे हर अंदाज से वाकिफ़ हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ अब पेचीदा मसाइल सामने आएंगे। वो बच्चा जिसकी माँ शीबा होगी और जो दुश्मनों के हाथ में होगा। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें यहाँ से रिहाई दिलाने की कोशिश की जाए या बच्चे के पैदा होने का इंतजार किया जाए ताकि बाप बेटे दोनों को एक साथ आज़ाद कराया जा सके? तुम शीबा को भूल रही हो, क्या उसे रिहा नहीं कराना चाहती? मेरे यहाँ आने का कोई मकसद है, वरना मैं पेरिस में रहकर भी ये सारे इंतजाम कर सकती थी। मैं सबसे पहले तुम्हें यहाँ से निकालना चाहती हूँ। शीबा को यहाँ रहना चाहिए। जब तुम आज़ाद हो जाओगे तो वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे, हमारी किसी कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। वो शीबा को मारना चाहेंगे, हम कहेंगे तुम अपनी कौम की बेटी को मारना चाहते हो, बेशक मारो, तुम्हारी पूरी कौम नाबूद हो जाएगी। शीबा के साथ मेरा बच्चा भी होगा, वो उसे भी हमारी कमज़ोरी बनाएंगे। मैं शायद ये कहना भूल गई कि तुम्हारे बाद में सबसे पहले बच्चे को वहाँ से निकालने की कोशिश करूँगी। बहरहाल मेरे दिमाग में आते रहो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कल तक एक डमी फरहाद तुम्हारी जगह पहुँचे और तुम वहाँ से निकल आओ। एडी क्रैमर अपने दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी ले चुका था। उसे घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं जाना था, इसलिए वो मेरा मेकअप करने लगा। रसवंती ने मुझे और आर्मर को स्मेल के इंचार्ज आला अफसर की बीवी के दिमाग तक पहुंचाया, फिर 2 जूनियर अफसरान के घर तक पहुंचाया। इस तरह हम 3 टेलीपैथी जानने वाले, एक सीनियर अफसर और बाकी 2 जूनियर अफसरों के घरों में पहुंच गए। हम तीनों ने उस रात उन तीनों की बेगमात के जरिए उनके खाने पीने की चीज़ों में वो दवाएं हल कराईं, उन्हें नादानिस्तगी में हल कराया। मैं सीनियर अफसर की वाइफ के पास था, उसके जरिए दवा का रद्द-ए-अमल देख रहा था। थोड़ी देर बाद पता चला वो कमज़ोरी महसूस कर रहे। उसकी वाइफ ने पूछा क्या बात है? पता नहीं तुमने आज कैसा खाना बनाया है, तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। ये कहते उसने चौंक कर अपनी बीवी को देखा, फिर कहा मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ, मेरे घर में कोई ऐसी बात ना हो जिस पर मुझे शुबा हो जाए। आप जब से उस महल में ड्यूटी कर रहे हैं शक की मिजाज होते जा रही हैं। क्या आप मुझे समझते हैं? मैं खाने पीने की चीज़ में कुछ मिला कर दूंगी, दे सकती हो। दानिस्ता ना सही ना दानिस्तगी में सही, टेलीपैथी जानने वाले तुम्हें ट्रैप करके तुम्हारे जरिए मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं कहती हूँ बहुत हो चुकी ड्यूटी, अब रिटायर हो जाओ। वो रिटायर ना करें तो इस्तीफा दे दो। हमारी शादी को 30 बरस गुजर चुके हैं, आपने पहले कभी मुझ पर किसी बात के लिए शुबा नहीं किया। जब से ये ड्यूटी शुरू हुई है ज़रा ज़रा सी बात पर शुबा करते हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं यूँ महसूस कर रही हूँ जैसे मेरा मोहब्बत करने वाला शौहर मुझे अजनबी या दुश्मन समझने लगा है। अब मैं मोहब्बत और एतमाद के काबिल नहीं रही। वो डाइनिंग टेबल से उठते हुए बोला तुम ख्वामख्वाह जज्बाती हो रही हो, मैं बेडरूम में जा रहा हूँ, मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। आप बहुत ज़्यादा काम करने लगे हैं, थक जाती हैं। अब आप बेडरूम में कॉफ़ी पियेंगे, कोई अफसर मिलने आएगा तो ड्राइंग रूम में उससे बातें करेंगे, खुद को और ज़्यादा थकाते रहेंगे। इस वक्त 10 बजने वाले हैं, आपको सो जाना चाहिए। वो उससे बातें करती हुई बेडरूम तक आई। सीनियर ऑफिसर एक इजी चेयर पर बैठ गया, कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर सोचते हुए अंदाज में सामने वाली दीवार को तकने लगा। उसकी वाइफ ने पूछा कि आपने ब्लड प्रेशर चेक कराया था? मुझे मौका नहीं मिला। यही बेपरवाही आपको वक्त से पहले बूढ़ा और कमज़ोर बना देगी। फिर आप शुबा करते हैं कि टेलीपैथी जानने वाले आपको मेरे जरिए ट्रैप कर सकती हैं। सीनियर अफसर की आंखें बंद हो रही थीं। वो अपने शौहर का हाथ थाम कर बोली आइए बिस्तर पर लेट जाइए। वो उसका हाथ थाम कर बिस्तर तक आई। वो आराम से लेट गया, उसने आंखें बंद कर ली। बीवी उसके सर को सहलाने लगी। ज़रा देर बाद ही उसके खराटे सुनाई देने लगे। मैं उसकी वाइफ के जरिए खराटों को सुनता रहा। थोड़ी देर बाद जब अच्छी तरह यकीन हो गया कि वो सो चुका है तो मैंने अल्लाह का नाम लिया।
फिर चुपके से दिमाग में पहुंच गया। वो नींद की हालत में पुरसुकून था, ऐसा भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। उसका ख्वाबीदा दिमाग बता रहा था वो इस महल का इंचार्ज है। ड्यूटी के वक्त महल के सामने एक गेस्ट हाउस में रहता था। वहां रहने के दौरान महल की निगरानी करता था। उसके मातिया तो तकरीबन 200 मुसल्लह अफराद थे, जिनमें 20 जूनियर ऑफिसर थे। खुद उसकी तरह एक सीनियर इंचार्ज अफसर था। जब मेरा मामूल अफसर ड्यूटी खत्म करता था तो उस दूसरे अफसर की ड्यूटी शुरू होती थी। इसी तरह जूनियर अफसरान की ड्यूटी बदलती रहती थी। पहले मैं इन तमाम लोगों की ड्यूटी की नौयत, ड्यूटी के औकात और दीगर तफसीलात मालूम कर रहा था, ताकि बाद में हमसे कोई भूल चूक ना हो। 20 सीनियर अफसरान में से सिर्फ 4 ऐसे थे जो महल के अंदर जा सकते थे। उन चारों में से 2 हमारी टेलीपैथी की जद में आ चुके थे, जिनके दिमागों में रसवंती और आर्मर उस वक्त पहुंचे हुए होंगे। वो जिस वक्त भी चाहते थे सरप्राइज विजिट के लिए महल में दाखिल होते थे, ताकि अचानक मुआयना करके किसी से होने वाली गलती पकड़ी जा सके। महल की 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। अगर दीवार फांद कर कोई अंदर दाखिल होता तो बिजली के तारों से चिपक कर रह जाता। महल के चारों तरफ दीवार से तकरीबन 2 गज के फासले पर बिजली के तार खुफिया तौर से लगाए गए थे। उसका मेन स्विच इसी गेस्ट हाउस में था, जहां 2 सीनियर अफसरान बारी बारी ड्यूटी पर आते थे। महल के अंदर आने और बाहर जाने वाले सिर्फ 22 अफराद थे। बाकी सब के सब महल के अंदर क्याम करते थे। उनकी रिहाइश का माकूल इंतजाम था। वह दिन रात वहां रहते और अपने वक्त पर ड्यूटी देते और आराम करने के वक्त आराम करते, लेकिन उन्हें महल के हाथे से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। 2 सीनियर और बाकी जूनियर अफसरान महल के हाथे में दाखिल होने से पहले ऑफिसर ऑन ड्यूटी को फोन के जरिए इतला देते थे कि वह ठीक कितने बजे, कितने मिनट और कितने सेकंड पर अहाते के मेन गेट के सामने पहुंच रही हैं। लिहाजा खुफिया बिजली के तारों का स्विच ऑफ कर दिया जाए और उन्हें अंदर आने की इजाजत दी जाए। इसी तरह अहाते से बाहर जाने वाले अफसरों को सिर्फ 1 मिनट की मोहलत दी जाती थी। इस 1 मिनट में तारों का स्विच ऑफ किया जाता था और वह बाहर निकल जाते थे। 1 मिनट के बाद महल के चारों तरफ फिर बिजली ऑन हो जाती थी। वो 22 अफसरान जो महल के अंदर आते और बाहर जाते थे, वो भी पूरी तरह आज़ाद नहीं थे। उन्हें बंद गाड़ी में अहाते के अंदर पहुंचाया जाता। उन तमाम की रिहाइशगाहें फौजी बैरक्स में थी। उन्हें उस बंद गाड़ी में बैरक तक वापस लाया जाता और उनकी गाड़ी के आगे पीछे कई मुसल्लह अफराद 4 गाड़ियों में मौजूद रहते। मैंने दूसरे सीनियर अफसर का नाम, पता और फ़ोन नंबर मालूम किया। फिर सोनिया को बताया। उसने वह फ़ोन नंबर नोट कर लिया। मैंने कहा, महल के अतराफ इतना सख्त पहरा है कि एक कीड़ा भी रेंगता हुआ जाएगा तो बिजली के तारों से चिपक जाएगा। फिर कोई बहरूपिया या अजनबी भी इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। अगर तुम किसी को मेरे अफसर के मेकअप में यहाँ भेजना चाहोगी और खुदा न खास्ता उससे कोई भूल चूक होगी तो ये लोग मुझे पहली फुर्सत में गोली मार देंगे। सोनिया ने कहा, तुमने अभी सिर्फ महल के बाहर के हालात बताए हैं, पता नहीं अंदर और कितनी सख्ती होगी। मैं अपना इरादा बदल रही हूँ। एडी क्रेमर को तुम्हारे रूप में अभी रवाना नहीं किया जाएगा। हम पहले महल के अंदर और बाहर एक एक फर्द की अच्छी तरह स्टडी करेंगे, फिर कोई ठोस मंसूबा बनाएंगे। मैं फिर सीनियर अफसर के दिमाग में आ गया। महल के अंदरूनी हालात मालूम करने लगा। पता चला महल के चारों तरफ जितने बैरूनी दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान हैं, उनके साथ पुख्ता दीवारें चुन दी गई हैं ताकि अंदर रहने वालों को बाहर के मंजर दिखाई ना दें। वह सीनियर अफसर महल के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होता है तो पुख्ता दीवार दिखाई देती है। वो दीवार की एक तरफ चलता हुआ एक दरवाजे की तरफ आता है। वहां मुसल्ला पहरेदार होती हैं। वो उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं, तब वो महल के अंदर पहुंचता है। महल के अंदर यूं तो कई छोटे बड़े कमरे हैं, लेकिन 4 वसी और ईज़ ख्वाबगाहें हैं। चारों ख्वाबगाहें बिल्कुल एक जैसी हैं। उनमें सामान भी एक जैसा है। एक ख्वाबगाह में जो सामान जिस जगह रखा है, बाकी 3 ख्वाबगाहों में भी वो सामान ठीक उसी जगह रखा हुआ है। सीनियर ऑफिसर कभी मुआयने के लिए जाता है तो खुद चकरा कर रह जाता है कि अभी किस ख्वाबगाह में था और दूसरी बार किस ख्वाबगाह में पहुंच रहा है। सिर्फ यही नहीं, उन ख्वाबगाहों के अतराफ जितनी राहदारियां हैं वो भी एक जैसी हैं। तमाम मुसल्लह अफराद एक रंग की वर्दियां पहनते हैं और वहां काम करने वाली कनीज़ों के लिबास भी एक डिज़ाइन और एक रंग के होते हैं। सीनियर अफसर जब तक उनके चेहरों को गौर से नहीं देखता था तब तक पता नहीं चलता था कि वो उसी राहदारी से गुजर रहा है या वो कोई मुख्तलिफ राहदारी है। महल के इस तर्ज तामीर से यही अंदाज़ा होता था कि इसके अंदरूनी हिस्से को भूल भुलैया बनाया गया है ताकि कोई बाहर का आदमी मेरी रहनुमाई के लिए आए तो भूल भुलैयों में उलझ कर रह जाए। सीनियर अफसर सिर्फ उन ख्वाबगाहों में दाखिल होता था जहां मैं या शीबा नहीं होते थे। हर ख्वाबगाह के बाहर एक बड़ा सा टीवी रखा होता था। उसे ऑन करने से अंदर का सारा मंजर दिखाई देता था। ये मालूम हो जाता था कि ख्वाबगाह के अंदर कोई है या नहीं। अगर है तो वो किस हिस्से में है और क्या करता फिर रहा है। मैंने सीनियर ऑफिसर के ख्वाबीदा दिमाग से पूछा, क्या वो टीवी सिर्फ 4 ख्वाबगाहों के बाहर रखे हैं और भी कहीं से हमें देखा जाता है? उसकी सोच ने बताया, हर ख्वाबगाह में खुफिया कैमरे नस्ब हैं। उनके जरिए मेरी हरकत व सकनात को देखा जाता रहा है। चूंकि मैं अब तन्हा रहता था, इसलिए उन्हें शुबा था कि मैं किसी न किसी तरह फरार होने की कोशिश करूंगा। लिहाजा वो कैमरे वहां मौजूद होंगे तो मुझे देखा जाता रहेगा।
मैंने ये बात सोनिया को बताई। वो सोच में पड़ गई। मैंने कहा, यहाँ ख्वाबगह की छत और दीवारों में तरह तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं। इन डिज़ाइनों में कहीं कैमरे छुपाए गए हैं। उनको तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन कैमरों को नाकारा बनाने की कोशिश करूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा। वो परेशान होकर बोली, मेरा मंसूबा काम नहीं आएगा। मैं चाहती थी एडी क्रेमर को तुम्हारे मेकअप में किसी तरह पहुंचा दूं, लेकिन वो जाएगा और तुम वहां से निकलोगे तो ये सारा मंजर उन्हें कहीं दूसरी जगह नजर आता रहेगा। वो हमारी कोशिशों को नाकाम बना देंगे। मैंने पूछा, रसवंती और आर्मर के जरिए रिपोर्ट मिल रही है? हाँ, वो दोनों जूनियर अफसरों के दिमागों से मालूमात हासिल कर रही हैं, लेकिन उनकी मालूमात सीनियर अफसर के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है। इसके बावजूद वो दोनों जूनियर अफसर किसी वक्त भी काम आ सकती हैं। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है। रसवंती और आर्मर तुम्हारे पास आए तो कह देना कि उन जूनियर अफसरों पर तनवीमी अमल करें और उन्हें अपना मामूल बनाकर रखें। मैं भी यही करने जा रहा हूँ। मैं फिर सीनियर अफसर के दिमाग में आ गया, उस पर तनवीमी अमल करने लगा। इस अमल के जरिए मैंने उसके दिमाग में ये बात बिठा दी कि वो आइंदा पराई सोच की लहरों को अपने दिमाग में महसूस नहीं करेगा, लेकिन अपने आप को दिमागी तौर पर उसी तरह तमन्ना महसूस करेगा और इस खुशफहमी में रहेगा कि कोई उसके दिमाग में आएगा तो वो महसूस करके सांस रोक लेगा। 1 घंटे बाद मैं सोनिया के दिमाग में आया। उस वक्त रसवंती और आर्मर भी मौजूद थे। वो बता रहे थे कि इसी तरह का तनवीमी अमल उन्होंने जूनियर अफसरों पर किया है। अब वो हमेशा उनके दिमागों में आसानी से पहुंच सकेंगे। सोनिया ने कहा, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अब हमें मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना ही था, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। पहले हम बड़ी आसानी से दुश्मनों की चालों को नाकाम बना देते थे, उन्हें टेलीपैथी के जरिए हैरत ज़दा कर देते थे और उनके चुंगल से निकल आते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था दुश्मन हमसे ज़्यादा चालाक होते जा रहे थे। पहली बार उन्होंने शीबा को 1 बरस 2 माह तक जजीरे में कैद रखा, जिस तरह आज मैं गन पॉइंट पर हूँ। वो जब चाहे मुझे गोली मार सकती हैं, इसी तरह शीबा भी गन पॉइंट पर थी। हम कोई चालाकी दिखाकर उसे जजीरे से वापस नहीं ला सकते थे। हमें तवील अरसे तक मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना पड़ा था। अब पता नहीं मेरे लिए कितना अरसा लगने वाला था। मेरा अंदाज़ा था 6 माह से पहले ही मैं वहाँ से निकल आऊँगा, लेकिन अंदाज़ा गलत हो रहा था। 1.5 बरस गुजर गया था और वहाँ से निकलने की कोई सूरत नहीं थी। असल मुसीबत यह थी कि हर तरफ टीवी कैमरे लगे हुए थे और मेरी नकल हरकत को दूसरी जगह पेश करते रहते थे। सोनिया ने कहा, किसी तरह किसी एक कनीज के दिमाग तक पहुँचने की कोशिश करो। अगर तुमने उसे ट्रैप कर लिया और महल के बाहर भेज दिया तो मैं उसके रूप में कनीज बनकर महल में आ जाऊंगी। वहां हम 1 से 2 होंगे और दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। इस मशवरे पर भी अमल करने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। जब शीबा मेरे साथ रहा करती थी तो कितनी ही कनीजें आती जाती थी और गूंगी बनी रहती थी। वो अब भी मेरे पास आती तो मैं किसी न किसी बहाने से किसी न किसी को बोलने पर मजबूर कर देता, लेकिन मैं बिल्कुल तनहा रहता था। कोई कनीज मेरी खिदमत के लिए नहीं आती थी। किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मुसल्ला गार्ड्स आते थे और मेरी ज़रूरत का सामान रख कर चले जाते थे।